Dear students, in today's lecture, we are going to discuss errors of tenses and conditional sentences. So this is part 4. We have also discussed part 1, part 2 and part 3. So let's start some questions related to errors related to tenses. The question number 31st. I have seen him yesterday, no error. So here the slashing is problem. I have seen him. ये जो स्लैश इसमें लगा हुआ है, आप इसको ये मान सकते हैं कि स्लैश ये यहाँ पे है सीन के बाद, और ये ए पार्ट हो गया। तो इसमें जो एरर बनेगी वो ए पार्ट में बनेगी। हैव सीन जो लिखा हुआ है, इस हैव सीन की जगह हो जाएगा सॉ। सॉ क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर एक इंडिकेटर दिया हुआ है एस्टरडे, और एस्टरडे जो होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का इंडिकेटर होता है। पास्ट, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का इंडिकेटर होता है। पास्ट इंडेफिनिट के हमारे और भी इंडिकेटर होते हैं, जैसे अगो है, एजीओ अगो, या कोई पुरानी डेट है जैसे इन 2005, या लास्ट ईयर है, लास्ट मंथ है। ऐसे अगर वर्ड दिए होते हैं तो हम सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं और सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अभी ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है, हैव सीन लिखा हुआ है, तो हैव सीन की जगह पे हम कर देंगे सॉ। Now let's have a look at this question. Krupa and Kavya studied in the Delhi public school and so does Kamya. अब इस सेंटेंस में हम ये देखेंगे कि जो पहला सेंटेंस है हमारा, कृपा एंड काव्या स्टडीड, ये सेकंड फॉर्म है स्टडी। सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट। तो सीक्वेंस ऑफ टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस का ये रूल होता है, सीक्वेंस ऑफ टेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सीक्वेंस ऑफ टेंस ये कहता है कि अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हो गया तो आगे भी पास्ट में ही रहेगा, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल हैबिट नहीं है। और ये इस तरह का सेंटेंस है कि कृपा एंड काव्या दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे और काम्या भी। तो जब हमें सेम बात को पॉजिटिव स्टेटमेंट को लिखना होता है तो सो के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन सो के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो उस टेंस की आती है जो टेंस पहले दिया होता है। तो पहले क्या है, स्टडीड है, स्टडीड की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी डिड होती है। तो एरर बनेगी आपकी सी पार्ट में, और सही सेंटेंस होगा कृपा एंड काव्या स्टडीड इन द दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड सो डिड काम्या। Now let's have a look at question number 33. Unless you return the books you have borrowed, I will lend you more books. तो ये जो एक तो unless हमारा एक कनेक्टर होता है, और unless की हिंदी होती है यदि नहीं, if not। unless की जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है if not। unless स्थानिक है जिसका मतलब होता है not। तो unless से रिलेटेड एक तो पॉइंट ये होता है कि इसके बाद not नहीं लगता, क्योंकि not इसमें छुपा होता है। और दूसरी बात यह है कि जो अनलेस वाला हमारा सेंटेंस है, जैसे अब इसके हम सेंस देखेंगे कि यदि आप बुक्स को नहीं लौटाओगे जो आपने बोरो की हैं तो मैं आपको और बुक्स नहीं दूंगा। अब ये जो दूसरा सेंटेंस है सी पार्ट, इसमें जो सेंस नहीं बन रही है, विल के बाद हमें नॉट लगाना पड़ेगा, और विल के बाद नॉट लगाते ही सेंस बन जाएगी। अगर हम नॉट नहीं लगाते हैं तो फिर सेंस ये बनती है कि यदि तुम उन किताबों को नहीं लौटाओगे जो तुमने बोरो किए हैं तो मैं तुम्हें और किताबें दूंगा। तो ये सेंस नहीं बन रही, तो मैं तुम्हें और किताबें नहीं दूंगा, ये सेंस बन रही है। इसलिए विल के बाद नॉट की भी रिक्वायरमेंट है, और आपकी एरर बन जाएगी सी पार्ट में। वैसे ज़्यादातर एरर जो है ना, अनलेस के बाद नेगेटिव सेंटेंस लिख करके भी एरर दे दी जाती है, वो इस पार्ट में एरर होती है। जैसे अनलेस के साथ वाला ये सेंटेंस है, अनलेस यू रिटर्न द बुक्स, इसमें सेंस से रिलेटेड एरर थी।
क्वेश्चन नंबर 34, ही सेड दैट ही कैन नॉट फाइंड हिज की। अब ये देखिए, ये भी सीक्वेंस ऑफ टेंस रिलेटेड एरर है। सेड जो है सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की, और इसका प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो जब पहले सेकंड फॉर्म आ गई, तो ये नरेशन का भी रूल होता है कि आगे जो है ना पास्ट की वर्ब्स आती हैं, जैसे कैन नहीं आएगा, कुड आएगा, मे नहीं आएगा, माइट आएगा, विल नहीं आएगा, वुड आएगा, या प्रेजेंट के जो टेंसेस होंगे वो पास्ट में आते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। तो इसमें भी ये एरर जो है ना, ये कैन नॉट की जगह क्या हो जाएगा, कैन नॉट की जगह कुड नॉट हो जाएगा, कुड नॉट। तो एरर बनेगी आपकी बी पार्ट में। सीक्वेंस ऑफ टेंस रिलेटेड काफी एरर बनती है एग्जाम्स में, और अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये थर्ड देखिए, 2 and 2 makes 4। एक कहावत भी है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी, जब टू नाउन्स किसी एक ही बात को कन्वे करते हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जब टू नाउन किसी एक ही बात को कन्वे करते हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो 2 and 2 जो है ना, एक यूनिटी को शो कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई एरर नहीं है, और आंसर बनेगा आपका नो एरर। ऐसी स्लो एंड स्टडी के बाद में भी विंस आता है, ना कि विन। ये प्रोवर्बियल क्वेश्चंस होते हैं एक तरह के। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। हैविंग लिव्ड इन केरला फॉर 10 ईयर्स। केरला में 10 ईयर्स रहने के बाद माई फ्रेंड इज यूज टू स्पीक मलयालम विद हिज फ्रेंड्स। देखिए जो इसमें एरर है, हैविंग लिव्ड, हैविंग के बाद जब थर्ड फॉर्म आती है तो इसका मीनिंग हो जाता है के बाद। जैसे हैविंग ईटन, खाने के बाद, हैविंग बिन सिलेक्टेड, सिलेक्ट होने के बाद, हैविंग लिव्ड, रहने के बाद। मेरा फ्रेंड आदी हो गया है मलयालम बोलने का। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि यूज टू के बाद उसी से रिलेटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी ये क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं, इन्हीं रूल्स पर बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में। यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है अगर यूज टू से पहले कुछ भी नहीं है, मतलब कोई बी की कोई फॉर्म नहीं है, जेएमआर नहीं है, वॉजवर नहीं है, स्टाइल भी नहीं है। लेकिन इस सेंटेंस में यूज टू से पहले ये इज दिया हुआ है। तो अगर यूज टू से पहले अगर बी की कोई भी फॉर्म होती है, बी की फॉर्म का मतलब होता है कि इजेएमआर है, वॉजवर है, या विल बी सेल भी है। तो उसके बाद आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, उसके बाद हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो एरर बन जाएगी इसकी, स्पीक की जगह हो जाएगा स्पीकिंग। माई फ्रेंड इज यूज टू स्पीकिंग मलयालम विद हिज फ्रेंड्स। जनरली टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन जब यूज टू से पहले एजेएमआर, वॉजवर या विल बी सेल भी आ जाए तो फिर वहां पर क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगी। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट यू डू इन द इवनिंग। अब ये जो सेंटेंस है हमारा, व्हाट यू डू इन द इवनिंग, इसमें जो एरर है वो आपकी ए पार्ट में है। अब क्या एरर है, देखिए जब भी हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। अगर अकेला क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, जैसे वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग, इवनिंग में आप क्या करते हो। ये और यहाँ पर जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें क्वेश्चन वर्ड व्हाट के बाद डू का प्रयोग नहीं किया गया है, तो एरर बनेगी आपकी ए पार्ट में। देखिए जब क्वेश्चन अकेला होता है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन जब क्वेश्चन किसी के साथ अटैच होके आता है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, फिर सब्जेक्ट के बाद आती है। जैसे अगर मैं सिंपली आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब यहाँ पे व्हाट के बाद आपने देखा इज आया हुआ है,
लेकिन मैं अगर ऐसे पूछूं आपसे कि मुझे बताओ कि आपका नाम क्या है, फिर क्या इंग्लिश बनेगी? टेल मी व्हाट योर नेम इज। टेल मी, फिर इंग्लिश ये बनेगी, टेल मी व्हाट योर नेम इज। व्हाट योर नेम इज। टेल मी व्हाट योर नेम इज। टेल मी व्हाट योर नेम इज। तो इस हिसाब से ये 37 में ए पार्ट में एरर होगी। नेक्स्ट 38, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 आवर्स। देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या खाली परफेक्ट टेंस हो, उसमें सिंस 4 का हम यूज करते हैं। और सिंस का जो यूज होता है वो होता है डेफिनिट टाइम के लिए, डेफिनिट टाइम। और जो फॉर का यूज होता है वो होता है आपका इनडेफिनिट टाइम के लिए। मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं होता, वो एक ड्यूरेशन होती है। तो 4 घंटे से ये एक ड्यूरेशन है, और ड्यूरेशन के लिए फॉर आता है। तो यहाँ पर हम सिंस की जगह पे फॉर कर देंगे और हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। एरर बनेगी हमारी सी पार्ट में। 4 घंटे से, अगर 4 बजे से लिखा होता सिंस 4 PM, फिर ये सेंटेंस सही होता। तो इस सेंटेंस में एरर बनेगी सिंस 4 की एरर है। जैसे मंडे से है तो सिंस मंडे, लेकिन 2 दिन से है तो फॉर 2 डेज। ऐसे ही 1947 से है तो सिंस 1947, क्योंकि वो पर्टिकुलर डेफिनेट टाइम हो गया। ऐसे ही सिंस मॉर्निंग होता है, सिंस इवनिंग होता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइम है। लेकिन 1 घंटे से है, 1 दिन से है, 4 दिन से है, 4 सप्ताह से है, तो वहां पर फॉर का यूज करते हैं। तो सिंस का यूज करते हैं जब हम फिक्स टाइम दिया होता है, डेफिनेट टाइम दिया होता है। और फॉर का यूज जब करते हैं जब कोई ड्यूरेशन होती है, जैसे 2 घंटे से, 2 दिन से, 4 दिन से, 4 साल से, इस तरह से। ये देखिए कंडीशनल सेंटेंस आ गया, इफ ही हैड वॉकड फास्ट इनफ ही विल गेट द बस। देखिए, जब इफ वाला सेंटेंस आपका हैड वॉक, ये बन गया आपका पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में ये सेंटेंस बन गया। जब इफ वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता है, तो जो रिजल्ट क्लॉज होती है, जो दूसरा सेंटेंस होता है, वो वुड हैव और थर्ड फॉर्म में बनता है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो वुड हैव नहीं लिखा हुआ है, विल गेट लिखा है। तो विल गेट की जगह हम क्या कर देंगे? वुड हैव गॉट। वुड हैव गॉट। वुड हैव गॉट करेंगे और सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा। एरर बनेगी सी पार्ट में। इफ से रिलेटेड इस रूल पे बेस भी क्वेश्चन काफी आते हैं। इफ वाला अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो जो रिजल्ट क्लोज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगी, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म में। और इफ वाला अगर पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में या वर्ड से बना हुआ है, तो दूसरी साइड में वुड और फर्स्ट फॉर्म आएगी। और इफ वाला अगर पास्ट परफेक्ट में है, जैसा कि सेंटेंस में दिया गया है, तो दूसरी साइड में वुड हैव और थर्ड फॉर्म आएगी। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज 40। इसमें देखिए, ये मोस्ट के बाद एक ऑफ प्रिंटिंग एरर हो गई है, तो ऑफ मोस्ट के बाद ऑफ है। इफ यू हैड रेड द रेलेवेंट लिटरेचर केयरफुली, यदि आपने रेलेवेंट लिटरेचर को केयरफुली पढ़ा होता, यू वुड हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्टली। तो आपने देखा कि इफ वाला जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट में बना हुआ है, और दूसरी साइड में भी वुड हैव और थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर। सो in this series of lecture we discussed 10 more sentences related to error of tenses. I hope these sentences, these concepts will be very useful for you for the upcoming competitive exams. Thank you. Keep watching.